स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए E2 इंडिया लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इस क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट करने के बाद आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपने NCERT को कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है। इसी के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन को ये और भी ज़्यादा एनहेंस करने वाला है। तो E2 इंडिया हिंदी मीडियम का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, जिसका नाम है जीव जगत, जिसे इंग्लिश में हम लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जीव प्रारूपों की आकारिकी, शारीरिकी, स्वभाव व आवास में विभिन्नता होती है। देखिए, आकारिकी विभिन्नता, शारीरिकी विभिन्नता और स्वभाव एवं आवास में विभिन्नता मिलती है, इसे ही हम विभिन्नता कहते हैं, जिसे डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादपों, जंतुओं व अन्य जीवों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। देखिए, वर्गीकी एक बड़ी शाखा है जिसके अंदर हम पादप एवं जंतुओं को श्रेणीबद्ध भी करते हैं, इसी के साथ उनका नामकरण भी करते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड है वर्गीकरण वह शाखा है जिसमें उन सिद्धांतों एवं विधियों का जो पहचान व नामकरण में प्रयोग किए जाते हैं। जब भी हम यहाँ पे सिद्धांतों की बात करते हैं, विधियों की बात करते हैं, तो इसका अध्ययन हम वर्गीकी में करते हैं, इसका हम यहाँ पर वर्गीकी में प्रयोग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्गीकी की बात करेंगे, टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, तो वहाँ पर सिद्धांतों की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकी में प्रथम पद कौन सा है? पहला दिया हुआ है जीवों का वर्णन करना, जीवों का वर्णन करना। सेकंड, जीवों का पहचान करना। तीसरा है जीवों का नामकरण करना और चौथा है जीवों का वर्गीकरण करना। तो इसमें सबसे पहला आपके आता है जीवों की पहचान करना। आपका सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा कि जीवों की पहचान करना ये इसका प्रथम पद है। नेक्स्ट, निम्न में से सजीवों का अभिलाक्षणिक लक्षण है। जब हम अभिलाक्षणिक लक्षण की बात करते हैं तो वो ऐसे लक्षण होते हैं जो कि सिर्फ सजीवों में ही पाए जाते हैं। तो पहला है वृद्धि, दूसरा है यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता और तीसरा है जनन। वृद्धि के बारे में हम जानते हैं कि वृद्धि सिर्फ सजीवों में ही नहीं, निर्जीवों में भी देखने को मिलती है। जैसे कि हम जब पहाड़ों की बात करते हैं तो हर साल उनकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। इसी के साथ साथ जनन की बात करते हैं तो सभी जीव जनन नहीं करते। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि बंध्य हैं, जननक्षम नहीं है, जैसे कि खच्चर। उसी के साथ ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, तो सभी जीव ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये तीनों तो अभिलाक्षणिक लक्षण नहीं है। लेकिन चौथा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। तो जितने भी सजीव होंगे वो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है। सिस्टेमेटिक वर्गीकरण और वर्गीकी नामकरण। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके क्या आ जाता है? वर्गीकी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है? पहला है मेंडल, सेकंड लिनियस, थर्ड खुराना और चौथा है एंगलर। तो यहाँ पर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 6, सभी जीवित जीव परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। यह आपके प्योर NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस आधार पर हम ये कह रहे हैं?
पहला ऑप्शन है उनमें एक समान प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, मतलब सभी में एक समान प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। सेकंड है वे विविधता युक्त एक समान आनुवांशिक पदार्थ रखते हैं। थर्ड है सभी सामान्य कोशिकीय संगठन पाया जाता है सभी में। और चौथा है उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवित जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि सभी जीव एक दूसरे से संबंधित हैं। किस आधार पर? कि हम सभी ने हमारे आनुवांशिक पदार्थ की शेयरिंग की हुई है, हमारे आनुवांशिक पदार्थ की यहाँ पर शेयरिंग है, और इसीलिए यहाँ पे आंसर आप देखिए क्या आएगा, सेकंड। वे विविधता युक्त एक समान आनुवांशिक पदार्थ रखते हैं, मतलब हमारे अंदर सभी के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है तो उसकी शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पर जब आनुवांशिक पदार्थ का वितरण होता है तो उसी दौरान हमारे अंदर कुछ विविधताएं आती हैं। तो हम विविधताओं युक्त हैं, लेकिन हमने एक ही प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ की शेयरिंग की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टेमेटिक शब्द का संबंध है, पहला अंग तंत्र की पहचान तथा अध्ययन से, दूसरा है पादपों तथा जंतुओं की पहचान तथा परीक्षण से, और तीसरा है विभिन्न जीवों तथा उनके संबंधियों की विविधता तथा अंतर संबंधों से। चौथा ऑप्शन है जीव के आवास तथा उसके वर्गीकरण के अध्ययन से। एक बार फिर देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया हुआ है अंग तंत्र की पहचान तथा अध्ययन, तो ये सिस्टेमेटिक में नहीं होता, जबकि हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पर ये वर्गीकरण का बेसिस आता है। किसमें? एनिमल क्लासिफिकेशन में, लेकिन प्लांट क्लासिफिकेशन में अंग तंत्र का कोई आधार नहीं है। सेकंड है पादप जंतु की पहचान तथा परीक्षण, तो यहाँ पे पहचान तो है, लेकिन ये परीक्षण की प्रक्रिया क्या है, तो ये सिस्टेमेटिक से संबंधित नहीं है। उसी के साथ साथ विभिन्न जीवों तथा उनके संबंधियों एवं विविधता तथा अंतर संबंधों का अध्ययन सिस्टेमेटिक से संबंधित है, बिल्कुल। जब भी हम सिस्टेमेटिक की बात करते हैं तो वहां पे फाइलोजेनी का प्रयोग होता है। फाइलोजेनी का मतलब है जाति वृत्तीयता। जाति वृत्तीयता का मतलब कि जितने भी जीव हैं उन जीवों को उनके विकासीय क्रम के आधार पर उनके आपस में अंतर संबंध को देखा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं अगर एनिमल किंगडम में भी आप देखते हैं या प्लांट किंगडम में भी देखते हैं। प्लांट किंगडम की बात करें तो शुरुआत करते हैं शैवाल से, जिसे हम थैलोफाइटा के ग्रुप में रखते हैं। तो पहले थैलोफाइटा आए, फिर ब्रायोफाइटा आए, फिर टेरिडोफाइटा आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आए। तो मैंने आपको ये जो क्रम बताया है ये फाइलोजेनी बताई है और ये विकास का क्रम है। उसी प्रकार से जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में सबसे पहले आपके यहाँ पे पोरीफेरा आए, फिर उसके बाद सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्के हेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो ये जो मैंने आपको क्रम बताया वो भी विकासीय क्रम है, जिसमें आप देख रहे हो कि विकास के क्रम के आधार पर इन्हें जमाया गया है। तो इसी का अध्ययन हम सिस्टेमेटिक में करते हैं। सिस्टेमेटिक में फाइलोजेनी को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपके आ जाता है। फोर्थ दिया हुआ है जीव के आवास एवं उसके वर्गीकरण का अध्ययन। तो यहाँ पे आवास से कोई मतलब नहीं है, ठीक, और यहाँ पे थर्ड आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन किनमें वृद्धि का समानार्थी है। जब हम एक कोशिकीय जीवों की बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीवों में जनन वृद्धि के समानार्थी होता है। तो जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, पहला है जीवाणु, दूसरा है एक कोशिकीय शैवाल, तीसरा है अमीबा, यहाँ पे चौथा दिया है प्लेनेरिया, पांचवा है हाइड्रा और छठा है बाघ। यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी आपको दिए गए हैं इनमें से एक कोशिकीय आपको देख लेने हैं। एक कोशिकीय जीवाणु है, एक कोशिकीय शैवाल है, अमीबा एक कोशिकीय, अब प्लेनेरिया आ जाता है। तो प्लेनेरिया इसमें टिश्यू लेवल का सिस्टम है, इसके पास में कौन सा है, टिश्यू लेवल पर है ये। उसी तरह से हाइड्रा की बात करते हैं तो ये भी टिश्यू लेवल पे आ जाता है।
बाघ की बात करते हैं तो बाघ भी आपको पता है कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आ जाता है। ऑर्गन सिस्टम से मतलब कि अंग तंत्र लेवल पे आ जाता है। तो एक कोशिका किस में पाई जाती है? जीवाणु में पाई जाती है। एक कोशिकीय शैवाल में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है? फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टेमेटिक का अध्ययन है। पहला है जीवों के समूहों में पाए जाने वाली विविधता का अध्ययन। सेकंड है जीवों के समूह बनाने का अध्ययन। तीसरा है जीवों की पहचान तथा समूह बनाने का अध्ययन। और चौथा है पहचान, वर्गीकरण और वर्गीकी का अध्ययन सिस्टेमेटिक है। तो यहाँ पर जब हम सिस्टेमेटिक की बात करते हैं तो जीवों के जितने भी समूह हैं उनके अंदर जो विविधता पाई जा रही है उसका अध्ययन सिस्टेमेटिक के अंदर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जीवों के समूह में पाए जाने वाली विविधता का अध्ययन सिस्टेमेटिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खच्चर एक संकर है। खच्चर के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक संकर है और ये बंध्य प्रकार का जीव है। तो ये तैयार किया जाता है किसके? क्रॉस से। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है नर बाघ और मादा शेर। दूसरा है मादा घोड़ी और नर गधा। तीसरा है नर घोड़ा और मादा गधी। चौथा है मादा शेर और नर शेर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे आंसर आएगा मादा घोड़ी और नर गधा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया हुआ है इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो, ये जाति संकेतक पद है। तो ये बिल्कुल सही है कि इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये तीनों ही जाति संकेतक पद हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फाइसेलिया, एपिस तथा हेलमेंथिस, ये वंश संकेतक पद हैं। तो ये भी सही है। फिर इसके बाद एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री आवृत बीजी प्रभाग संघ के 2 वर्ग हैं। तो आवृत बीजी के अंदर आते हैं ये 2 प्रभाग, मतलब इस प्रभाग के अंदर 2 यहाँ पर आते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये 2 वर्ग आते हैं। चौथा दिया हुआ है संघ कोर्डेटा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है जंतु जगत में? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के बाद में कौन सा आता है? मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा हुआ? आर्थ्रोपोडा, ये आपको भूलना नहीं है। सबसे बड़ा अगर संघ है इस पृथ्वी पर तो जंतु जगत में वो है आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट है मोलस्का। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट, जीव जगत, जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं तथा प्रजननशील संतानें उत्पन्न करते हैं अथवा उन जीवों की रचना का छाया चित्र होते हैं, क्या कहलाते हैं ये? तो जीव जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं ऐसे जीवों के समूह को जाति कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है जाति, दूसरा है ट्राइब, तीसरा वंश और चौथा है उपवंश। तो आंसर यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट। कथन है कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं है यद्यपि जीवन सतत है। ये सेम कथन आपके 12th क्लास में भी दिया हुआ है। जब हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कोई भी जीव हमेशा के लिए यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता, केवल एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर उन्हें अमर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यह व्याख्या किसके लिए है? भ्रूणीय जनन के लिए है, आकारिकी जनन के लिए है, प्रतिकृतिकरण के लिए है या प्रजनन के लिए है? तो यहाँ पर ये कथन प्रजनन के लिए कहा गया है कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं है यद्यपि जीवन सतत है। तो जीवन सतत कब रहेगा? जब प्रजनन की प्रक्रिया होगी। प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से ही तो हम जीवन को सतत रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यहाँ पर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, डिवीजन दिया हुआ है और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं मेन, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट, पोटैटो। हमें ए बी सी डी ई यहाँ पर दिए हुए हैं और इनके बारे में पता लगाना है। जैसे कि ए, पोटैटो के लिए लिखा हुआ है ए, तो ये क्या है? ए में यहाँ पे दिया हुआ है क्या ये द्विबीजपत्री है? क्या ये द्विबीजपत्री है, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है? तो हमें ये तो पता है कि पोटैटो क्या है? द्विबीजपत्री है। पोटैटो क्या है? द्विबीजपत्री। ठीक है, ये डाइकोट है। नेक्स्ट है
बी, बी है यहाँ पे बी, ये किसके लिए है? हाउस फ्लाई के लिए। तो बी है हाउस फ्लाई के लिए। हाउस फ्लाई का डिवीजन क्या होगा? तो हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट है जो कि आर्थ्रोपोडा में आता है, तो यहाँ पर इसका डिवीजन होगा आर्थ्रोपोडा, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है लेकिन ये गलत है क्योंकि एक बीज पत्री है। तो सबसे पहली बात तो कि एक ऑप्शन यहाँ पर एक मैच या दूसरा मैच करते से ही हमारा आंसर बन गया। और इस बार जो नीट 2021 हुआ था उसमें भी लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही थे, 4 से भी ज़्यादा थे बल्कि, कि आपके एक या दो क्वेश्चन मैच करते से ही आपका आंसर बन रहा था। ऐसे क्वेश्चन में आपका टाइम भी सेव हो जाता है और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 2 मैचिंग से ही हमारा ये क्वेश्चन का आंसर बन गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं मेन। मेन का ऑर्डर है प्राइमेटा, फिर उसके बाद में मैंगो है, तो मैंगो की फैमिली है एनार्कडेसी, और वीट है तो वीट का यहाँ पर जीनस है ट्रिटिकम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आलू, बैंगन, मकोई, शेर तथा चीता क्रमशः कितनी जातियों, वंश तथा कुलों से संबंधित है? सबसे पहले जाति की बात कर ले तो ये 5 अलग जातियां हैं। आपको पता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। तो ये जो जाति है ये एक प्राकृतिक टेक्सोन है, वर्गीकी है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 नाम दिए हुए हैं तो ये 5 के 5 जातियां हैं। फिर पूछा गया है, तो जाति तो आपकी कितनी हो गई? 5। ठीक है, फिर पूछा गया है वंश कि यहाँ कितने वंश हैं। तो वंश की बात करें, अगर हम आलू की बात करें, बैंगन की बात करें और मकोई की बात करें, तो ये तीनों के तीनों सोलेनेसी में आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं? सोलेनेसी कुल में आते हैं, है ना, ये सोलेनम में आते हैं वंश इनका। फिर इसके बाद में इनके कुलों की बात करें, कितने कुल हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये आलू, बैंगन, मकोई, शेर तथा चीता, तो ये तो है आपके फैलिडी से, फैलिडी, कैनिडी आप जानते हैं, फैलिडी जिसके अंदर शेर आता है, चीता आता है, बिल्ली आती है, ये आते हैं फैलिडी के अंदर। इसी के साथ कैनिडी है तो कैनिडी में आता है कुत्ता, ठीक है, मतलब डॉग। और आलू, बैंगन, मकोई है ये सोलेनम के अंदर आते हैं, तो ये भी कितने हुए? 2। तो यहाँ पर 5 तो जातियां, जीनस यहाँ पे 2 और फैमिली भी यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे फैमिली भी क्या है? 2 है। तो ये आपको बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बिल्ली, कुत्ता, शेर, बाघ तथा कीट ये कितने कुलों से संबंधित है? अब पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं बिल्ली की, शेर की और बाघ की। ये तीनों बिल्ली, शेर और बाघ ये तो है फैलिडी से, ठीक है, ये है फैलिडी से। उसी के साथ यहाँ पर कुत्ता है तो ये आता है कैनिडी से, कैनिडी। और कीट तो ये आपके मस्किटी से आता है, ठीक है, क्योंकि ये कीट है तो कीट की अपना अलग यहाँ पे कुल है। म्यूसेडी इस तरह से कुछ है, म्यूसेडी। तो ये आपके 3 हो गए, तो आंसर यहाँ पे आ जाता है 3। एक फैलिडी, एक कैनिडी और कीट का अलग कुल है जिसे हम म्यूसेडी भी कहते हैं। तो ये 3 कुल यहाँ पर हैं। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, द्विनाम पद्धति किसने दी है? ये आप सभी को पता है, ये कैरोलस लिनियस ने दी है। ठीक, 20वीं शताब्दी के डार्विन किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को। अर्नेस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा गया है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जगत कौन से हैं? तो ये तो सभी को पता है, थियोफ्रेस्टस। और औषधि विज्ञान के जनक कौन है? ये भी सभी को पता है, हिप्पोक्रेट्स ये औषधि विज्ञान के जनक हैं। तो इसमें आपका मैच कौन सा हो रहा है? यहाँ पर ए में आपके आ रहा है 3rd, बी में आ रहा है आपके 2nd, सी में आ रहा है आपके 4th और डी में आ रहा है आपके 1st। तो आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है 1st। नेक्स्ट,
ट्रिटिकम का सही वर्गीकरण का चयन कीजिए। ट्रिटिकम यहाँ पर इसका सही वर्गीकरण करना है, तो ये इसका प्रभाग क्या होगा। देखिए पहला तो ये पहला ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि प्लांट यहाँ पे जगत है न कि प्रभाग है। एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म। फिर वर्ग की बात करें तो गेहूं मोनोकोटिलिडन है। तो अब आप देख रहे हो कि ये तो आपको पता है कि ये एंजियोस्पर्म में आएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स है, और ये वर्ग इसका मोनोकोटिलिडन मतलब एक बीजपत्री है। उसी के साथ इसका गण पोएल्स, और ये आपको ये भी पता है कि इसकी यहाँ पर फैमिली है पोएसी। तो अगर आपको ये भी नहीं पता ना, आपको सिर्फ ये पता है, तो भी आप आंसर लगा के आ जाते फोर्थ, क्योंकि ये तो हमको पता है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है कि गेहूं की कौन सी फैमिली है, क्या कुल है, जिसका नाम है पोएसी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्गीकी श्रेणी का सही क्रम है। अब वर्गीकी श्रेणी के सही क्रम को हम कैसे याद करते हैं, तो के पी सी ऑफ जनरल साइंस। अब आप ऑर्डर यहाँ पे बना दिया, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर देंगे। तो क्लास है पहले, फिर उसके बाद में फाइलम है, तो ये गलत हुआ। पहले फाइलम आता है फिर क्लास आता है, तो ये गलत है। फिर डिवीजन दिया हुआ है, प्लांट में फाइलम की जगह डिवीजन यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम डिवीजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन से शुरू किया है, डिवीजन, फिर क्लास है, फिर उसके बाद में फैमिली है, फिर इसके बाद में ट्राइब है, फिर ऑर्डर है। तो ऑर्डर पहले आता है और ऑर्डर यहाँ पे बाद में दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया। फिर इसके बाद में डिवीजन है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो ये सीक्वेंस आपका करेक्ट जा रहा है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। लास्ट है फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो यहाँ पे फाइलम है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, बल्कि क्लास पहले आती है, ऑर्डर बाद में आता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर आपके आ जाता है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कुंजी एक वर्गीकी साधन है। कुंजी, जिसे हम की कहते हैं, ये एक टेक्सोनॉमिकल एड है जिसका उपयोग पादपों की पहचान के लिए किया जाता है। पादपों को पहचान करने के लिए कुंजी का प्रत्येक कथन क्या कहलाता है? युग्म कहलाता है, युग्म जिसे हम कपलेट कहते हैं। दूसरा मार्गदर्शक कहलाता है, तीसरा दोनों कह सकते हैं, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जब हम कीज की बात करते हैं तो कीज में दो स्टेटमेंट आते हैं और दोनों स्टेटमेंट युग्म कहलाते हैं, जिन्हें हम कपलेट कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इन्हें मार्गदर्शक कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट होते हैं, एक स्टेटमेंट को हम कहते हैं मार्गदर्शक, और यही मार्गदर्शक के आधार पर जो दो मार्गदर्शक आपको दिए जाते हैं उनमें से एक मार्गदर्शक को आपको चुनना होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुंजी का प्रत्येक कथन, तो यहाँ पे प्रत्येक कथन की बात हो रही है। ठीक है, कुंजी के प्रत्येक कथन की बात हो रही है। जैसे कि कुंजी है, आप समझ लीजिए कि कुंजी है, तो इसके दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। ये इसके दो कथन है, कथन ए, कथन बी। ठीक, तो ये कथन जो है, इन कथनों को कहा जाता है मार्गदर्शक। ये भी मार्गदर्शक है, ये भी मार्गदर्शक है। ठीक, और यहां पर इन दोनों को मिलाकर युग्म कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर युग्म कहा जाता है। तो उसने युग्म के बारे में तो नहीं पूछा है, उसने पूछा है प्रत्येक कथन के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? मार्गदर्शक। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके मार्गदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम वर्गीकरण पदानुक्रम में जाति से जगत की ओर जाते हैं तो समान लक्षणों की संख्या में क्या होती है? जब हम यहाँ पर के पी सी ऑफ जनरल साइंस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लक्षणों में समानता कहाँ मिलती है? यहाँ पर। सबसे ज्यादा लक्षणों में विभिन्नता कहाँ मिलती है? यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको विभिन्नता है, सबसे ज्यादा लक्षणों में समानताएं आपको कहाँ मिलने वाली है? यहाँ पर, यहाँ पर।
ठीक है, इसने पूछा है कि जब हम जाति से जगत की ओर जाते हैं तो समान लक्षणों की संख्या में, तो समान लक्षणों की संख्या में यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पर समान लक्षणों की संख्या ज्यादा होती है। समान लक्षणों की संख्या जाति के स्तर पे ज्यादा होती है, किंगडम के स्तर पे कम होती है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा कि घटते हैं जाति से जगत की ओर जाने पे, घटते हैं या बढ़ते हैं या समान रहते हैं या बढ़ या घट सकते हैं। तो अब आप बता सकते हो कि जब जाति से जगत की ओर जाएंगे तो समान लक्षणों की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कुल जगत गण जाति वंश दिया गया है और यहाँ पे आप देख रहे हो सोलेनम ट्यूबरोसम का ये क्लासिफिकेशन है। मैच कर लेते हैं, क्या मैच होगा। सबसे पहले कुल की बात करें तो कुल यहाँ पे कौन सा है, सोलेनेसी है, ए में फोर्थ है, ठीक। फिर उसके बाद में जगत कौन सी है, तो प्लांटी जगत है, तो बी में यहाँ पर फोर्थ आने वाला है, ए में फिफ्थ, बी में फोर्थ। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है यहाँ पे पोलीमोनियल्स, ये ऑर्डर है, ठीक। जाति संकेतक की बात करें तो जाति संकेतक पर यहाँ पे क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है ना, डी में आ गया आपके फर्स्ट। वंश की बात करें तो वंश है यहाँ पर सोलेनम, वंश है सोलेनम। तो पहला आपका मैच हो रहा है, ये यहाँ पे पहले की पूरी मैचिंग हो रही है। आप देख लीजिए, ए में फिफ्थ आ रहा है, बी में फोर्थ आ रहा है, सी में सेकंड आ रहा है, डी में फर्स्ट और ई में थर्ड। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको मैचिंग करनी थी और मेरे ख्याल से एक दो मैचिंग से ही ये पूरा क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में प्रेजेंट है, ये सभी को पता है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ प्रेजेंट है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है हावड़ा में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है, यह है लखनऊ में। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है, सीबरपुर। तो अब इसको मैच कर लेते हैं, आपका आंसर यहाँ पे ए में सेकंड, तो ना तो इसमें ए में सेकंड है, ना इसमें ए में सेकंड है और ना इसमें है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए में फोर्थ। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, कॉलम ए को कॉलम सेकंड से मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। पहला है यहाँ पर वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान क्या है, संरक्षित प्रादर्श है, संरक्षित पादप जंतु हैं और जीवित पादप हैं और जीवित जंगली जंतु हैं। तो जब भी हम वनस्पति उद्यान की बात करते हैं तो ये जीवित पादप होते हैं। तो ए में आप क्या आ रहा है, यहाँ पर थर्ड। देख लीजिए ए में थर्ड, एक तो इस वाले स्टेटमेंट में आ रहा है और एक इस वाले स्टेटमेंट में आ रहा है। चिड़ियाघर जहां पे पादप और जंतु दोनों रहते हैं, तो बी में आपके क्या आएंगे, संरक्षित पादप प्रदर्श। संरक्षित पादप प्रदर्श ये आते हैं हर्बेरियम में। तो डी में तो आप लगा देंगे फर्स्ट, डी में आप लगाएंगे फर्स्ट, तो यहाँ पे डी में फर्स्ट और डी में फर्स्ट, इसी मैचिंग से आपका आंसर बन रहा है सेकंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुण सभी सजीवों में मिलता है, इनमें से कौन सा गुण है जो सभी सजीवों में मिलेगा। पहला है पर्यावरण हेतु अनुकूलन, दूसरा है जनन और तीसरा है चेतना और चौथा है कोशिकीय संगठन। तो ऐसा गुण जो कि सभी सजीवों में नहीं मिलता वो कौन सा है, पर्यावरण हेतु अनुकूलन, जनन, चेतना, कोशिकीय संगठन। हम जब सजीवों की बात करते हैं तो कोशिकीय संगठन सभी में होता है, चेतना की बात करते हैं तो ये भी सब में मिलती है, पर्यावरण हेतु अनुकूलन तो ये भी मिलता है। अनुकूलन देखने को मिलता है जब हम पादप पढ़ते हैं तो पादपों में अलग अलग प्रकार का अनुकूलन हम देखते हैं। उसी प्रकार से जनन की बात करें तो सभी जीव जननक्षम नहीं होते, कुछ जीव बंध्य भी होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से अंतःस्थानीय संरक्षण की विधि बतानी है।
यह आप देख रहे हो, ये एक प्रकार का संग्रहालय है जहां पर हर्बेरियम की फाइल रखी हुई है। तो ये हर्बेरियम है और हर्बेरियम कैसा होता है, यहाँ पर इन सीटू एक्स सीटू तो आप समझते हैं। अंतस्थाने की बात हो रही है, अंतस्थाने का मतलब इन सीटू, इन सीटू का मतलब कि जो जीव जहाँ पर रहता है उसको उसके प्राकृतिक आवास पर ही संग्रहित या उसे संरक्षित किया जाए, तो वो इन सीटू है। एक्स सीटू का मतलब कि जब जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी दूसरी जगह पर उन्हें संरक्षित किया जाता है तो उसे हम बाह्य स्थाने, जिसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि ये एक सीटू कंजर्वेशन है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक अभ्यारण्य है जिसमें ये बत्तख है, ये यहाँ पर आप देख रहे हो, और ये सभी आप देखो कि ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो केवल ए केवल बी, दोनों ए और बी, और ए और बी दोनों ही नहीं, तो यहाँ पे ये दोनों ही उदाहरण इन सीटू के नहीं हैं, ये दोनों ही एक्स सीटू के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, अस्पतालों में लेटे हुए कोमा रोगी में होता है शरीर के विभिन्न अंगों में पूर्ण समन्वय। देखिए, जब व्यक्ति अपनी स्वचेतना में होता है और जब वो जीवित होता है तो उसके सभी अंगों में, उसके शरीर की सारी कोशिकाओं में समन्वय पाया जाता है। दूसरा है स्वचेतना। स्वचेतना मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये एक बहुत ही आगे की बात है। सेल्फ कॉन्शियसनेस तब होता है जब व्यक्ति के पास में चेतना होती है, वो स्वस्थ होता है और चेतना का स्तर अलग अलग होता है हर समय। तीसरा है चेतना, और चौथा है पहला और दूसरा। तो जब अस्पताल में लेटा हुआ कोई रोगी है और वो कोमा में है, तो ये भी आप देखिए कि मेडिकल डिवाइसेस के थ्रू उसके हार्ट को तो पंप किया जा रहा है, उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो उसमें चेतना का स्तर तो है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा चेतना। उसमें क्या होता है, उसमें चेतना होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप जातियों की सूची कौन प्रदान करता है। देखिए, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों की सूची कौन प्रदान करता है। मैनुअल, मोनोग्राफ, फ्लोरा और कीज। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा फ्लोरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पादप जातियों के बारे में लिखा हुआ है, तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पादप जातियों की बात होती है तो वहाँ पे फ्लोरा आता है। क्लास ऑफ मैंगो, मैंगो की क्लास बतानी है, तो मोनोकोटिलिडीन, डाइकोटिलिडीन, इंसेक्टा और आइदर 1 और 2। तो आम यहाँ पे डाइकोट है, डाइकोटिलिडीन से ये बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 30, संबंधित गणों में रखने वाली श्रेणी है। तो संबंधित गणों को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, स्पीशीज में, क्लास में, फैमिली में और जिनेरा में। तो जब हम बात करते हैं KPC ऑफ जनरल साइंस की, तो पूछा गया है कि संबंधित गणों मतलब ऑर्डर, तो इन ऑर्डर्स को किस में रखा जाएगा। तो ये ऑर्डर है, जो संबंधित गण हैं उन्हें रखा जाएगा क्लास में। जितने भी स्पीशीज हैं उन्हें जीनस में रखा जाता है, जीनस को फैमिली में रखा जाता है, फैमिलीज को ऑर्डर में, ऑर्डर को क्लास में, क्लास को फाइलम में, फाइलम को किंगडम में। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा क्लास। वर्गीकी पदानुक्रम की आधारभूत इकाई कौन सी है। तो वर्गीकी में हायरार्की की आधारभूत इकाई है जाति। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जाति, जगत, कुल, वंश, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जाति। जाति ये वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट, निम्न में से संबंधित वंशों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेणी का प्रत्येक चुनिए। ठीक है, वंश पूछा है, वंश, वंशों के समूह किसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम दोबारा लिखेंगे KPC ऑफ जनरल साइंस। ठीक है, ऑफ जनरल साइंस। अब यहां पर वंश की बात हो रही है, तो इसका मतलब जीनस की बात हो रही है, और सभी जीनस किस में रखे जाते हैं, फैमिली में रखे जाते हैं। सभी जीनस किस में रखे जाते हैं, फैमिली में रखे जाते हैं। तो यहां पर बोला है कि वंशों के समूह, वंशों के समूह को हम क्या कहते हैं, कुल।
उसके प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेणी का प्रत्यय चुनिए। प्रत्यय का मतलब सफिक्स आपको बताना है, और किसका सफिक्स बताना है? फैमिली का। फैमिली मतलब कुल का आपको सफिक्स बताना है। क्लियर? इसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में ये आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़िए, वंशों के समूह, तो वंशों के समूह को हम क्या कहते हैं? फैमिली। इसके प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेणी का सफिक्स आपको बताना है। तो पहला दिया हुआ है एसी, दूसरा है एल्स, तीसरा है ऑप्सिडा और चौथा है ई। तो जब भी हम कुल बनाते हैं, तो जैसे सोलेनेसी, पोएसी, तो हमेशा आप यहाँ पे क्या लगाते हो? एसी। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है? एसी, फैबेसी, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, तो सफिक्स यहाँ पे क्या लग रहा है? एसी लग रहा है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म संपन्न होता है, उपापचय संपन्न होता है सभी सजीवों में, इन विट्रो और केवल सूक्ष्म जीवों में, और इन विवो तथा इन विट्रो दोनों में। तो अगर जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो चाहे इन विट्रो हो चाहे इन विवो हो, सभी में मेटाबॉलिज्म होता है, और सजीवों में मेटाबॉलिज्म एक अभिलाक्षणिक गुण है। तो यहाँ पर ये जिस प्रकार से हमने देखा स्वचेतना, और इसके अतिरिक्त हमने देखा रेस्पॉन्स, ठीक है, किसी भी स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया करना, ये भी सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। उसी प्रकार से मेटाबॉलिज्म भी सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। तो यहाँ पे सभी सजीवों में उपापचय संपन्न होता है। सभी जीवों का सर्वाधिक सुस्पष्ट तथा पेचीदा लक्षण है। पहला है जनन, दूसरा है वृद्धि और वातावरण के प्रति संवेदनशीलता, और चौथा है उपरोक्त सभी। जनन की बात करें तो सभी जीवों में जनन नहीं होता, ऐसे जीव हैं जो कि जननक्षम नहीं है। वृद्धि की बात करें तो ये सजीवों में भी देखी जाती है और निर्जीव में भी देखी जाती है। और जब वृद्धि की बात करते हैं तो ये संख्यात्मक रूप से भी होती है, द्रव्यमान रूप से भी होती है, तो ये स्पष्ट नहीं है। तीसरा है वातावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो वातावरण के प्रति संवेदनशीलता केवल सजीवों का ही अभिलाक्षणिक गुण है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके थर्ड। वह वर्गीकीय साधन जिसमें टेक्सोन से संबंधित सभी उपलब्ध जानकारियां हैं, ठीक है। पहला है फ्लोरा, दूसरा है संग्रहालय, तीसरा है कुंजी और चौथा है मोनोग्राफ। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके मोनोग्राफ। देखो जब भी हम मोनोग्राफ की बात करते हैं तो मोनोग्राफ में जितने भी टेक्सोन है, टेक्सोन का मतलब चाहे वो किंगडम है, चाहे वो फाइलम है, चाहे वो क्लास है, चाहे ऑर्डर है, चाहे फैमिली है, कुछ भी है, जितने भी टेक्सोन हैं उन सभी टेक्सोन का वर्णन किया जाता है। तो प्रत्येक टेक्सोन का यहाँ पर वर्णन किया जाता है मोनोग्राफ के अंदर। मोनोग्राफ यहाँ पे पुस्तिका होती है। तो मोनोग्राफ एक टेक्सोनोमिकल एड है और ये एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें किसी भी टेक्सोन, मतलब किसी भी टेक्सोन, चाहे वो कोई सा भी किंगडम हो, चाहे कोई सा भी फाइलम हो, चाहे क्लास हो, चाहे ऑर्डर हो, चाहे फैमिली हो, सभी के बारे में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट, एकमात्र वर्गक जो एक प्राकृतिक इकाई के रूप में विद्यमान है। पहला है क्लास, दूसरा है फाइलम, तीसरा है ऑर्डर, चौथा है स्पीशीज। देखिए प्राकृतिक इकाई के रूप में यहाँ पर जो जाति है वो सबसे सही है। वर्गीकरण की इकाई है जाति, और जाति के आधार पर वर्गीकरण बहुत अच्छे से किया गया है और इसे ही प्राकृतिक इकाई माना गया है। तो आपका आंसर आ जाएगा स्पीशीज, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुण सभी सजीवों में नहीं मिलता? पर्यावरण हेतु अनुकूलन, दूसरा जनन, तीसरा चेतना और चौथा है कोशिकीय संगठन। तो ऐसा गुण जो सभी सजीवों में नहीं मिलता, सभी सजीवों में नहीं मिलता है मतलब जनन, है ना। सभी सजीवों में कोशिकीय संगठन तो होता ही है, चेतना भी होती है और पर्यावरण के प्रति अनुकूल भी होते हैं, और ये तीनों ही अभिलाक्षणिक गुण हैं, लेकिन जनन सभी में नहीं मिलता है। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स, हिंदी में देखते हैं, पौधों में वृद्धि होती है
जबकि प्राणियों में होती है डैश डैश। अब यहाँ पे ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं। कुछ आयु तक और जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत और कुछ आयु तक और जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत और कुछ आयु तक और कुछ आयु तक। तो पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि प्राणियों में कुछ आयु तक होती है। तो आसान सा स्टेटमेंट था, ये हमें भी पता है कि पादपों के अंदर जीवन पर्यंत वृद्धि देखी जाती है। जो पादपों की शाखाएं होती हैं उनमें लगातार वृद्धि होती है। शाखाओं को आप काट दीजिए, दोबारा उनमें वृद्धि हो जाएंगी और वृक्षों की शाखाएं लगातार फैलती जाती हैं। उसी के साथ साथ उनमें विभजोतकी प्रकार की कोशिकाएं भी है जो कि लगातार विभाजन करती रहती है और नए पादप शाखाओं का निर्माण करती रहती है। तो पादपों में जीवन पर्यंत वृद्धि देखी जाती है। लेकिन यदि हम जंतुओं की बात करें, प्राणियों की बात करें, तो उनमें सीमित प्रकार की वृद्धि होती है और ये वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकंड। असत्य कथन को चुनाव करिए। पहला है सभी सजीव आंतरिक वृद्धि दर्शाते हैं। दूसरा है सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तीसरा है उपापचय सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है और चौथा है उपरोक्त सभी। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी सजीव आंतरिक वृद्धि दर्शाते हैं। दूसरा है सभी सजीव प्रजनन करते हैं, जबकि हमने पता है कि सभी सजीव यहाँ पर प्रजनन नहीं करते, कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो कि बंध्य प्रकार के हैं। और तीसरा है उपापचय सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, तो असत्य यहाँ पे ये सेकंड है, ये सेकंड एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। प्राणियों के वर्गीकरण में वर्गी की इकाई संघ किसके समतुल्य है? ठीक, जब हम क्लासिफिकेशन को लिखते हैं तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, इसके आगे आपको आता है। तो यहाँ पर जब जंतुओं का वर्गीकरण हमें करना होता है तो उसमें किंगडम और फाइलम लिखते हैं, लेकिन जब पादपों का वर्गीकरण करना होता है तो हम किंगडम लिखते हैं, उसके बाद डिवीजन लिखते हैं और इस डिवीजन को कहा जाता है प्रभाग, इसको कहा जाता है प्रभाग। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लास, सेकंड दिया हुआ है ऑर्डर, तीसरा दिया हुआ है प्रभाग और चौथा दिया हुआ है कुल। तो यहाँ पे आपके आंसर आएगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। पादपों के वैज्ञानिक नाम किस तिथि से प्रभावित हुए? पहला है 11 मई 1653, दूसरा है 1 मई 1753, तीसरा है 11 मई 1753 और चौथा है 1 मई 1853। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके 1 मई 1753। निम्न में से संबंधित कुलों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेणी का प्रत्यय चुनिए। ठीक, अब फिर देख लेते हैं। ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, अब देखिए कि लिखा हुआ है संबंधित कुलों के समूह। कुलों के समूह मतलब फैमिली के समूह का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब यहाँ पे गण। तो इसे प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेणी का सफिक्स आपको बताना है। सफिक्स है एसी जो कि कुलों के लिए लगता है, सेकंड है एल्स, थर्ड है ऑप्सिडा, चौथा है एई। तो जब हम गण की बात करते हैं, गण की बात करते जैसे कि पोलीमोनियल्स, तो ये एक प्रकार का गण है, और जब गण की बात करते हैं तो उनके पीछे लग जाता है एल्स। तो यहाँ आंसर आपके सेकंड। वर्गीय सहायता साधन जो त्वरित संदर्भ तंत्र की तरह प्रदान करता है। ठीक है, त्वरित संदर्भ तंत्र पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बॉटनिकल गार्डन, दूसरा है हर्बेरियम, तीसरा है जूलॉजिकल पार्क और चौथा है वर्गी की कुंजियां। त्वरित संदर्भ तंत्र से क्या मतलब है? त्वरित संदर्भ तंत्र जिसे क्विक रेफरल सिस्टम कहा गया है। क्विक रेफरल सिस्टम, क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब है जिसे आप कभी भी प्राप्त कर लें। और जब आपको यहाँ पे एक जैसे हर्बेरियम में होता है, वैसे इसका आंसर हर्बेरियम ही है। ठीक, तो हर्बेरियम के अंदर क्विक रेफरल सिस्टम रखा गया है।
एक ऐसी लैब यहाँ पे बनाई गई है जिसमें सारी फाइल्स को रखा गया है और उन फाइल्स को कैटेगराइज किया गया है। तो आप किसी भी समय किसी भी कुल या किसी भी गण या किसी भी पादप के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन उसी समय उसी फाइल में सब मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्विक रेफरल सिस्टम। ठीक, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी जंगल, आपको मैंगो का प्लांट देखना है और मैंगो के प्लांट के लक्षण के बारे में पता लगाना है, तो उसके लिए आपको किसी जंगल या किसी गार्डन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको हर्बेरियम में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं क्विक रेफरल सिस्टम। निम्न में से कौन सा जीव पर्यायवाची संकेतों के प्रति संवेदना और अनुक्रिया दिखा सकता है? प्रोकैरियोटिक, सेकेंड यूकैरियोटिक, तीसरा है दोनों और चौथा है मृत जीव। तो इसने पूछा है कि पर्यावरणीय संकेतों के प्रति संवेदना, जब हम किसी भी पर्यावरणीय संकेत के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं तो ये अनुक्रिया चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे एक कोशिकीय जीव हो, चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, या प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सभी जीवों में जितने भी जीव हैं उनका अभिलाक्षणिक गुण है संवेदना या अनुक्रिया प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके थर्ड। उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है इन विवो, इन विट्रो या केवल सूक्ष्म जीवों में, या इन विवो इन विट्रो दोनों। तो दोनों ही, चाहे इन विवो हो चाहे इन विट्रो हो, दोनों जगह उपापचयी क्रियाएं हो सकती हैं और ये उपापचयी क्रियाएं सजीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। सभी जीवों का सर्वाधिक सुस्पष्ट तथा पेचीदा लक्षण है जनन, वृद्धि, वातावरण के प्रति संवेदनशीलता और उपरोक्त सभी। तो यहां पे आएगा आपके थर्ड आंसर, वातावरण के प्रति संवेदनशीलता। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। संग्रहालय में कीटों के परिरक्षण हेतु आवश्यक नहीं है। जब भी हम कीटों को परिरक्षित करते हैं म्यूजियम के अंदर, जो म्यूजियम होते हैं वहाँ पे कई सारे जीवों को परिरक्षित किया जाता है, तो उनके परिरक्षण के लिए सबसे पहले उन्हें पकड़ा जाता है, फिर उन्हें किल किया जाता है और उसके बाद में उनको पिन लगाया जाता है। तो प्रोसेस क्या है, पहले उन्हें कलेक्ट करेंगे, पकड़ेंगे, फिर उसे मारेंगे, किलिंग करेंगे और फिर उसके बाद में उसकी पिनिंग करेंगे, पिन लगाएंगे, पिन लगा के चिपका देंगे। लेकिन इसमें क्या नहीं होता, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दबाने की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है, उसको प्रेस नहीं किया जाता। फ्लोरा में आवास और वितरण की जानकारी शामिल है। पहला, दिए गए क्षेत्र के जंतुओं की, दिए गए क्षेत्र के उपयोग में आने वाले पादपों की, या दिए गए क्षेत्र के पादपों की, या दिए गए क्षेत्र के कुछ उपयोगी जंतुओं की। तो पहले जंतुओं वाला हटा दो क्योंकि फ्लोरा लिखा हुआ है, तो फ्लोरा में केवल पादपों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ उपयोगी पादपों की और दिए गए क्षेत्र के पादपों की। तो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेकंड। एक वर्गीकीय संवर्ग है, एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी रेफर। पहला है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, वर्गीकीय पदानुक्रम में एक पद और सोपान। जीवों का एक ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन करने योग्य है, जीवों का ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन करने योग्य ना हो। तो ऐसा समूह जो पादप, ऐसा समूह जो प्रजनन करने योग्य है, तो इसे तो हम कहते हैं जाति। ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन करने योग्य ना हो, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहला, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, स्पीशीज। वर्गीकीय पदानुक्रम में एक पद और सोपान। तो यहाँ पे एक पद या सोपान क्या होगा, वर्गीकीय संवर्ग, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो होती हैं उन्हें वर्गीकीय सोपान कहा जाता है। ठीक, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि किंगडम है, फाइलम है, ठीक है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। तो ये सारी की सारी 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है। ये सारी की सारी 7
टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। और ये सारे के सारे अपने आप में सोपान हैं, अपने आप में पद हैं, इसीलिए इनको कहा गया है हायरार्की, जो कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो इसीलिए इसको हम पदानुक्रम भी कहते हैं। ऑर्डर कार्निवोरा किस में आता है? देखिए कार्निवोरा में, ऑर्डर कार्निवोरा में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पहले तो हम इस पे आएंगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक, तो फैमिली को रखा जाता है ऑर्डर में, और इसने बताया है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है कार्निवोरा, ऑर्डर है कार्निवोरा। वैसे तो आप नाम से समझ गए होंगे कार्निवोरा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर है कार्निवोरा। अब इसके अंदर फैमिली आएगी, तो इसके अंदर फैमिली कौन कौन सी आएगी? यहां पर दो फैमिली आने वाली है, एक तो आती है कैनिडी और एक आती है फैलिडी। कैनिडी के अंदर आता है कुत्ता और फैलिडी के अंदर आता है जैसे कि शेर, चीता, बिल्ली, ये आते हैं आपके फैलिडी के अंदर। तो कार्निवोरा में क्या आएगा? कैट या डॉग, कैट और इंसेक्ट, डॉग और इंसेक्ट, और कैट डॉग इंसेक्ट। तो पहले तो आप इंसेक्ट को हटा दो क्योंकि इंसेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट कैट, जो कि फैलिडी में आती है, कैट जो कि फैलिडी में आती है, और कैनिडी में आता है डॉग। ये दोनों ही कार्निवोरा के अंदर आते हैं, और इस ऑर्डर कार्निवोरा में आती है फैमिली, कैनिडी और फैलिडी। निम्न में से एक द्विजगत वर्गीकरण का आधार नहीं है। पहला है फाइलोजेनी, दूसरा है गमन, तीसरा है संकुचनशील तंत्र और चौथा है कोशिकी भित्ति। जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण में फाइलोजेनी सबसे पहले सिस्टेमेटिक में आया था, तो यहाँ पर दो जगत वर्गीकरण में फाइलोजेनी की कोई यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, सजीव हैं, पहला ऑप्शन है। स्वद्विगुणन नहीं करने वाले, दूसरा है जैव विकास नहीं करने वाले, तीसरा है स्वनियंत्रित अंतर संबंधित, और चौथा है सदैव प्रजननशील। तो सदैव प्रजननशील नहीं होते हैं। जैव विकास नहीं, बल्कि जैव विकास पाया जाता है सजीवों में। द्विगुणन नहीं करने वाले और स्वनियंत्रित और अंतर संबंधित तंत्र, तो यहाँ पे आएगा आपके थर्ड। सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं और इनके पास में इंटरेक्टिव सिस्टम पाया जाता है, तो ये लिविंग के लिए सबसे सही स्टेटमेंट है। गेहूं की कौन सी फैमिली है? तो ये सबको पता है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है ब्रेसिकेसी, दूसरा है सोलेनेसी, तीसरा है मालवेसी, चौथा है पोएसी। तो आपका आंसर आ जाएगा पोएसी। नेक्स्ट, उच्च संवर्ग में वर्गीकरण की समस्या क्या होती है? उच्च संवर्ग क्या होता है? पहले तो ये देखिए, हायर कैटेगरी, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक, ये सारे संवर्ग हैं, ये सभी कैटेगरी है। इसमें से हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम, लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीशीज। हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम, लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीशीज। तो वर्गीकरण की समस्या कहाँ पे ज्यादा होती है? वर्गीकरण की समस्या सबसे ज्यादा होती है हायर लेवल पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे सबसे कम होती है। तो इसने पूछा है कि ये समस्या होती है अधिक जटिल, अधिक सरल, निम्न संवर्ग के समान और अनसुलझे। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो समान लक्षणों की संख्या है वो कम होती जाती है। समान लक्षण सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? स्पीशीज लेवल पे। कम समान लक्षण कहाँ मिलते हैं? किंगडम लेवल पे। तो यहाँ पे आंसर आपके क्या आ जाएगा? अधिक जटिल। यहाँ पर क्लासिफाई करना, आइडेंटिफाई करना
किंगडम लेवल पे और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा और स्पीशीज लेवल पे क्लासिफाई करना आसान हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके फर्स्ट। अब ये दिया हुआ है, इसको मैच करना है, ठीक। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी हम कर लेते हैं। फैमिली बतानी है, फैमिली है सोलेनेसी, तो यहाँ पे फैमिली है सोलेनेसी, ए में 5th, ठीक। किंगडम बताना है तो किंगडम है प्लांटी, और इस ऑर्डर यहाँ पे है तो ऑर्डर और स्पीशीज सोलेनम ट्यूबरस यहाँ पे पॉलीमोनियल्स ये ऑर्डर है, तो आपका मैच कर रहा है फर्स्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, एक गण की सही परिभाषा क्या हो सकती है? विभिन्न वर्गों से संबंधित वंश एवं जातियों का एक समूह। देखिए, जब हम गण की बात करते हैं तो यह गण कुलों का समूह होता है। सेकंड, संबंधित कुलों का एक समूह, तो ये तो सही है, क्योंकि कुल मिलकर जो कुल होते हैं फैमिली मिलकर ऑर्डर में आते हैं, तो कुलों का समूह जिसमें कुछ लक्षणों में समानता उपस्थित होती है। तीसरा है संबंधित वर्गों का एक समूह जिसमें कुछ लक्षणों में समानता उपस्थित होती है। और चौथा है विभिन्न वर्गों से संबंधित वंशों का एक समूह, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके सेकंड। वर्गीकी कुंजियों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करिए। पहला है प्रत्येक वर्गीकी श्रेणी के लिए पृथक कुंजियां निर्मित की जाती है। सेकंड है कुंजी में प्रत्येक कथन कपलेट कहलाता है। तीसरा है सामान्य कुंजियां विश्लेषणात्मक प्रकृति दर्शाती है। कुंजियां विपर्यासी लक्षणों पर आधारित है, तो यहाँ पे असत्य कथन को बताना है। पहले ऑप्शन 4 को देखेंगे, कुंजियां विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती है, तो बिल्कुल सही है। जब भी हम की बात करते हैं तो इस की में 2 स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि प्लांट है तो प्लांट में मोनोकोट और डाइकोट, तो दोनों में से एक को आपको चूज करना है। जैसे मैंगो है, मैंगो प्लांट है, तो ये मोनोकोट या डाइकोट, दोनों में से एक को आपको चूज करना है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है सामान्य कुंजियां विश्लेषणात्मक प्रकृति की दर्शाती है। जो कुंजियां होती हैं ये एनालिटिकल होती है नेचर में। एनालिटिकल मतलब विश्लेषण करना, एनालाइज करना, पता लगाना। जैसे कि आपको जब 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो दोनों ऑप्शन में से आप क्या करोगे? एनालिसिस करोगे। दोनों ऑप्शन में से आपको एक का चुनाव करना है, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये जो कुंजियां होती हैं ये एनालिटिकल प्रकार की होती है। ये भी सही है। कुंजी के प्रत्येक कथन को कपलेट कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुंजी के प्रत्येक कथन को कहा जाता है मार्गदर्शक, और इस कथन के जोड़े को कहा जाता है युग्म, जिसे हम कहते हैं कपलेट। तो ये जो जोड़ा है ए और बी का, ये दोनों स्टेटमेंट मिलके कहलाएंगे कपलेट। पहला ऑप्शन है प्रत्येक वर्गीकी श्रेणी के लिए पृथक कुंजियां निर्मित की जाती है, तो ये भी सही है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए हम अलग अलग कुंजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कॉन्शियसनेस सबसे सर्वाधिक जटिल विशिष्ट गुण है। निर्जीव, बाह्य वृद्धि, जीवाणु वृद्धि व जनन समान घटनाएं, पात्रे उपापचय अभिक्रियाएं सजीवों के रूप में मान्यता। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। प्लेनेरिया, कवक, ईस्ट, हाइड्रा और अमीबा, इनमें कौन सा जनन पाया जाता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया में कौन सा विभाजन होता है? द्विविभाजन या अलैंगिक जनन या मुकुलन या सत्य पुनरुद्भवन या खंडी भवन। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्लेनेरिया के अंदर सत्य पुनरुद्भवन पाया जाता है, रीजनरेशन पाया जाता है। प्लेनेरिया को आप कितने ही पार्ट्स में काट दो, प्रत्येक हिस्से से नए प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। कवक है तो कवक में क्या पाया जाता है? कवक में मुकुलन भी होता है और कवक में अलैंगिक बीजाणु भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रा दिया हुआ है तो हाइड्रा के अंदर मुकुलन का निर्माण होता है। इसी के साथ अमीबा है, तो अमीबा में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये सारा मैच पहले ए से करते हैं। ए में फर्स्ट, तो ये गलत है।
ए में फर्स्ट गलत है, ए में फोर्थ, ए में फोर्थ सही है, इसमें ए में थर्ड दिया हुआ है, इसमें ए में फोर्थ दिया हुआ है, तो हमको इन दोनों में से मैच करना है। बी में सेकंड, तो बी कवक है और इसमें अलैंगिक बीजाणु एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सी में थर्ड आएगा फर्स्ट आएगा, ये हमको चूज करना है। तो सी में लिखा हुआ है मुकुलन, सी में लिखा हुआ है ईस्ट, तो इसमें द्विविभाजन भी लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे सी क्योंकि ईस्ट है, कवक है, तो इसके लिए हम चूज करेंगे मुकुलन की प्रक्रिया, तो सी में आ गया थर्ड। डी में थर्ड आएगा या डी में थर्ड आएगा, दोनों में से एक को देखना है। हाइड्रा है तो हाइड्रा में भी मुकुलन होता है, तो इसमें भी मुकुलन, इसमें भी मुकुलन। अब ई वाला हमको मैच करना है। ई में लिखा हुआ है अमीबा, तो अमीबा द्विविभाजन करता है या अलैंगिक बीजाणु बनाता है, तो अमीबा के अंदर द्विविभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो इसमें है ना बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन पाया जाता है, तो उसको हम द्विविभाजन कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके सेकंड। असत्य कथन को पहचानिए है। पहला है जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं तथा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। सेकंड है जैविक नाम पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा नाम जाति संकेत पद होता है। तीसरा है जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकित उनकी स्थानीय उत्पत्ति को दर्शाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला अक्षर जो कि वंश का नाम बताता है और बड़ा अक्षर होना चाहिए, जबकि जाति संकेतक पद छोटा अक्षर होना चाहिए, तो स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट रोंग है। द्विजगत वर्गीकरण की कमी, यह तंत्र ससीम केंद्रीय और असीम केंद्रीय जीवों के बीच में विभेदीकरण करता है। सेकंड, यह मृतोपजीवी कवकों को स्वपोषी पादपों के साथ जोड़ता है। इसमें एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों का एक साथ जगत में रखा गया है। देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हो रही है और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये सारी कमियां टू किंगडम क्लासिफिकेशन में देखी गई है। यहां पे आंसर आ जाएगा आपके फोर्थ। कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली आर इंक्लूड इन ऑर्डर पोलीमोनियल्स। मेनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वोल्वुलेसी सोलेनेसी कुलों को पॉलीमोनियल्स में गण में रखा गया है, किस आधार पर? देखिए, जब कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी को रखा जाता है पॉलीमोनियल्स में, तो ये फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे रखा जाता है, पुष्पीय लक्षणों के आधार पर। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है कायिक लक्षणों के आधार पे, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पुष्पीय लक्षणों के आधार पे, तीसरा दिया है बीज पत्रों के आधार पे और चौथा है कायिक और पुष्पीय दोनों लक्षणों के आधार पे। तो आपका आंसर आ जाएगा पुष्पीय लक्षणों के आधार पे। नेक्स्ट है स्तनियों के जीवित प्रादर्श मानव की देखरेख में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो यहाँ पर इनमें से किसके अंदर ऐसा होता है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री स्तनियों के जीवित प्रादर्श की बात कर रहा है ये, तो ये कौन से किस जगह पे रखे जाएंगे वो हमको देखना है। बी है हर्बेरियम, तीसरा है नेशनल जूलॉजिकल पार्क और डी ऑप्शन दिया हुआ है इंडियन बॉटनिकल गार्डन और ई है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसको तो आप हटा दीजिए, बॉटनिकल गार्डन्स को, हर्बेरियम को भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। अब आपका आंसर क्या बचा? जूलॉजिकल पार्क, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क में ही तो एनिमल्स को रखा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इनमें से ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और आपके आंसर आ जाएगा फोर्थ सी। तो ये 63 क्वेश्चंस थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और लिविंग वर्ड से हैं। और ये अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करें तो इस चैप्टर में से
2 से 3 क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो इस चैप्टर के पर आधारित सारे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो तो फिक्स हो जाएंगे उनके नंबर। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।